लीजिए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देख कर भी वह क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी। पिसाई करके या घास छील कर वह इन दोनों बगैरतों का दोजख भरती रही है और आज ये इंतजार में है कि वह मर जाए तो आराम से सोए। आकाश धरती पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। यह विसंगति कहानी की संपूर्ण संरचना के साथ प्रारंभ से जुड़ी हुई है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक नहीं पिया। यह वर्णन अपने ब्यौरे में काफी आकर्षक ही नहीं, बल्कि भोजन के प्रति पाठक की संवेदना को धारदार बना देता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, और बुधिया अभी करा रही थी। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। फिर भी उसे तकसीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज्यादा चिंता उन्हें पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एक मत हो जाते हैं कि लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसे को शराब, पूड़ियों, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की सदगति की कल्पना कर लेते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा? जरूर से जरूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले जरूरी है। संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई जरूरत है भी तो बाद में। अपनी उम्र के अनुरूप घीसू ज्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे
भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में ना आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे कि मर कर वह मुक्त हो गई है और इस जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सभी ओर से बेखबर और मदमस्त वे कहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं।